कुछ लोग बहुत वेहीमेंटली बिलीव करते हैं कि पूरी जिंदगी रेंटेड घर में निकाल देना बेटर है उधार की जिंदगी से. Aspiration is high that I want to live in a posh society, I want to live in a like-minded community, but I cannot afford that community right now. Meet Sandeep Israni, a seasoned real estate sales and marketing leader with over 20 years of experience. Founder of Tulip Infra and partner at Verma Corp, Sandeep is also a TEDx speaker, sharing insights on networking, business growth and personal development. Let's pick Sandeep's brain today on whether investing in real estate is still a lucrative prospect. जब आप घर खरीदने जाते हो तो आपके बजट में घर आपको कभी नहीं मिलता, और जब आप बेचने जाते हो तो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो प्राइस फ्लैट का वो भी कभी नहीं मिलता. अगर आपके साथ ऐसा बार बार हो रहा है सो आप ना राइट लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हुए हो. कभी ऐसा भी होता है कि प्रॉपर्टी एक्चुअली डिप्रिशिएट होती है. जैसे गुड़गांव एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं मार्केट का. अब वहाँ पे सप्लाई और डिमांड के रेशियो से देखेंगे तो सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड एवरेज है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, स्केर्सिटी क्रिएट करते हैं मार्केट में कि टॉप डेवलपर्स हैं वो स्केर्सिटी क्रिएट करेंगे कि मेरे पास माल नहीं है, स्केर्सिटी होगी, हाइप होगा तो हर्ड मेंटालिटी के थ्रू ज़्यादा बुकिंग्स हो जाएंगे, रेट एप्रिसिएशन होंगे. अब अगर आप ऐसे मार्केट्स में ले रहे हो और जब वाकई मार्केट ओवरऑल जैसे फाइनेंशियल मार्केट्स गिर गए, स्टॉक मार्केट गिर गया, तो उस समय असलियत ऐसे मार्केट्स की बाहर आएगी. वन प्रॉपर्टी दैट आई हैव, जहाँ पे मैंने घर तो खरीद लिया 10 साल पहले, कंस्ट्रक्शन स्टॉप्ड बिकॉज ऑफ सम इश्यूज विद द बिल्डर. उस केस में आप एज अ कंज्यूमर जिसने घर खरीदा है, व्हाट आर द लॉज एट प्ले हियर? एज अ होम बायर 3-4 चीजें आपको देखना जरूरी है. ऐसे लोगों को जिन्हें सेटल होना है और घर खरीदना है टू स्टे, व्हाट आर द अमेनिटीज दैट दे शुड प्रैक्टिकली बी लुकिंग आउट फॉर? एज अ डेवलपर एकदम सच बोलता हूँ, मैं स्विमिंग पूल नहीं बनाऊँ ना तो मेरा माल नहीं बिके इसलिए बनाता हूँ. But not more than 12 to 15% of the entire society ever uses swimming pool. जिम भी हम जब बनाते हैं तो 20-22% एवरेज रहता है. एक बंदा महीने में 6 बार आए तो मैं उसको रेगुलर पकड़ता हूँ. ऐसे मेरे पास रेगुलर जो लोग होते हैं जिम वाले वो 8% के ऊपर क्रॉस नहीं करते मेरे इंटायर सोसाइटी. बट वॉट will be limited in future and what your kids need is open space. जो इंसान पहली बार लाइफ में घर खरीद रहा है, what are the common mistakes that you see people make? As a developer, I have seen people doing these mistakes when people come and buy. Is Hi, how are you? You're starting immediately? Hi Sandeep. Hi Chavi. Welcome to Candid Confessions with Chavi. Thank you so much. और वैसे तो आपके साथ बात हमारी शुरू हो चुकी है और काफ़ी हम हंस भी चुके हैं. So I know that this conversation is going to be a very fun one. और आज हम जो बात कर रहे हैं वो है रियल एस्टेट के बारे में. और रियल एस्टेट एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी के लिए रेलेवेंट है, भले ही आपको घर खरीदना है या रेंट करना है. रहना तो है आपको, घर तो चाहिए आपको. तो सबसे पहला सवाल तो यही पूछूंगी कि भाई रेंट करना चाहिए कि खरीद के घर रहना चाहिए? बिकॉज दिस इज़ लाइक अ नेवर एंडिंग डिबेट. देयर आर सो मेनी पीपल हु से कि खरीद के इन्वेस्टमेंट जो है आप वेस्ट कर रहे हैं अपनी, और कुछ लोग बहुत वेहीमेंटली बिलीव करते हैं कि पूरी ज़िंदगी रेंटेड घर में निकाल देना बेटर है उधार की ज़िंदगी से. सो व्हाट इज़ योर एडवाइस ऑन दैट? तो मैं उन लोगों को जवाब ये देता हूँ कि आप जब शादी करते हो तो मंगलसूत्र रेंट पे लेते हो कि खरीद लेते हो? मंगलसूत्र तो खरीदते ही है ना. करेक्ट, राइट. सो अब पॉइंट ये है कि देखो एक घर की ज़रूरत तो होती ही है. नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग विद अ लॉट ऑफ जेनजीज और ये सारी चीज़ें जो हैं कि हमें रेंट पे रहना है, मेक सेंस एट अ पर्टिकुलर टाइम. इट डेफिनेटली मेक सेंस कि आप रेंटल पे लो, अपने फाइनेंसेस को स्मार्टली मैनेज करो. बट पॉइंट ये है, सी वाई पीपल आर नॉट ओनिंग अ हाउस नाउ वर्सेस रेंटिंग. द एस्पिरेशन इज़ हाई that I want to live in a posh society, I want to live in a like-minded community, but I cannot afford that community right now. Buying a house there is I cannot afford. So what are they trying to do? They are trying to actually, let go of the future income that they want to generate by renting it out into that larger aspiration, which they cannot afford right now. So फ्यूचर इनकम अब कैसी बात है. देखिए अब मेरे पास काफ़ी सारे जेंजीज आते हैं, मैं डेवलपर हूँ, पूना से हूँ, तो लोग आते हैं सर मैं क्यों खरीदूँ अभी घर. कोई बात नहीं ना, मत खरीदो, रेंट पे रहो. आपको कौन सी अच्छी एरिया में रहना है, अच्छी एरिया में जाके सेंटर ऑफ द सिटी में रहना है, वहाँ जाके ले लो. मैं क्या कहता हूँ, इन्वेस्टमेंट के लिए कहीं भी दूर एक घर ले लो. अब होता क्या है, आज आपको रेंट भरने की एक कैपेसिटी है से एग्जाम्पल 50,000 अ मंथ. अब आप वही घर शायद ओन करने जाओ तो उसका आज आपको बजट नहीं है.
तो आप क्या करिए, कहीं एक दूर जहां आपको पसंद आए, एक इन्वेस्टमेंट के लिए एक घर ले लीजिए। अब होगा क्या, आज आपने शायद आपको आज 2 करोड़ का घर लेना है, लेकिन आपका बजट सिर्फ 50 लाख का ही है, इसलिए आप 2 करोड़ के घर पे जाके रेंट पे रहना चाहते हो, परफेक्ट है, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक 50 लाख का घर खरीद लो। होगा क्या, जब 10 साल बाद, 20 साल बाद, जब भी आपको लगे कि घर खरीदना है, उस एज में जीरो से स्टार्ट करना एक घर खरीदने के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। तो आपके पास एक घर है जो 50 लाख में, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो भी अप्रिशिएट होगा। फिर जब आप खुद का घर खरीदना चाहो तो वो घर बेचो और फिर अपना पैसा डालो और उस घर में शिफ्ट करो, बिकॉज दिस इज कॉल्ड हेजिंग योर सेल्फ, यू आर हेजिंग योर रिस्क एक्चुअली ऑन दैट। सो ये बहुत फाइनेंशियल साइड है इस एंगल का कि आपको मतलब ये तो प्योर फाइनेंस मैथमेटिक्स है कि विच इज़ चीपर, okay, but then there are other emotional angles also to that, Chavi. We have seen, or there are a lot of research that have been proven. See, if you are unmarried or if you are newly married, fantastic, live on rent, just have a home for investment, so that also appreciates over the period of time. But when you are planning to have kids, and a kid would need a fixed school over 10 years, a kid would need right friend circle to grow with. देखो हम सबको भी यही याद है ना, हमारे बचपन के बेस्ट फ्रेंड्स कौन है, हम मोहल्ले में रहते थे, वो मोहल्ले के दोस्त थे, वो उसी बिल्डिंग में जाके नीचे खेलते थे। अब आप सोचो हमारे पेरेंट्स उस समय खाली रेंट पे ले लेके हर 2 साल में घर बदलते हों, हम कभी एक अच्छे सॉलिड फ्रेंडशिप, एक रिलेशनशिप्स बना ही नहीं पाएंगे। आज हमें वही दोस्त याद हैं, वही दोस्तों के साथ हम शेयरिंग करते हैं। सो यू विल नीड अ हाउस व्हेन यू आर प्लानिंग a little one, a kid in your house, and then for his development, for his entire emotional development, mental development, एक अच्छी एक fixed community में उसको growth देना ज़रूरी है। So the call is so that no fixed answer to it, you are the best judge for yourself, but these are some practical aspects to it. बट एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है कि जब आप घर खरीदने जाते हो, लेट्स से हमारे पास है एक प्रॉपर्टी है जो हमने इस पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदी है कि इन्वेस्टमेंट है ये, और कल को जब घर खरीदना होगा तो इसे बेच के वो पैसा हम उसमें डाल देंगे। अब जब आप घर खरीदने जाते हो तो आपके बजट में घर आपको कभी नहीं मिलता, कभी नहीं मिलेगा, और जब आप बेचने जाते हो तो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो प्राइस फ्लैट का वो भी कभी नहीं मिलता। ऐसा क्यों होता है कि जब आप बेचने जाते हो तब सडनली मार्केट की प्राइस गिरी हुई होती है, और जब आप खरीदने जाते हो तो मार्केट बड़ा अप्रिशिएट हुआ होता है? ऐसा कैसे होता है? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आप ऐसे कर रहे हो तो मे बी अगर आपके साथ ऐसा बार बार हो रहा है, सो आप ना राइट लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हुए हो इन टर्म्स ऑफ। अब क्या होता है, देखिए ये पूरा मार्केट ना बहुत ट्रिकी है। आप किसी ब्रोकर को जब अपना मकान बोलने जाओ कि मुझे रेंट पे लेना है, तो वो बोलेगा बहुत महंगा है मैडम, रेट बहुत ज़्यादा है, ये है। और जब उसी ब्रोकर को अपना मकान देने जाओ कि अब ये भाड़े पे चढ़ाना है, नहीं मैडम आजकल तो ये होता नहीं है, मार्केट बहुत डाउन है। सो मे बी यू आर, जो आपका लेगवर्क है जब आपको अपना घर बेचना है, तो लेगवर्क आपने कम किया हुआ है, आप कुछ फिक्स सेट ऑफ ब्रोकर्स के पास जा रहे हो। आज अगर आपको अपना प्रॉपर्टी निकालना है, सो इट्स एज गुड एज यू सेलिंग एज अ बिल्डर। तो एक बिल्डर बेचने के लिए क्या क्या करता है, आप वो करने की कोशिश करो। housing.com पे जाओ, मैजिक ब्रिक्स पे जाओ, सब जगह पे जाओ, फ्री लिस्टिंग है, सब जगह प्रॉपर्टीज जाके लिस्ट कर दो कि मुझे अपना मकान बेचना है। व्हाट्सएप पे भेज दो लोगों को, ये करो। जितना आप मैक्सिमम लोगों तक पहुंचेंगे बहुत अच्छी प्राइस मिलेगी आपको ऑटोमेटिकली। अच्छा, ऐसा होता है क्या? ये चीज़ तो बड़ी अच्छी आपने बोली। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन की बात होती है, मोस्टली जो लोग बोलते हैं कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट सबसे बेकार इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। तो ये जो प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन की बात होती है, ये किन चीज़ों पे बेस्ड होती है? ऐसा होता है कि डिफरेंट लोकेलिटीज़ में प्रॉपर्टी डिफरेंट तरह से अप्रिशिएट होगी, या कभी ऐसा भी होता है कि प्रॉपर्टी एक्चुअली डिप्रिशिएट होती है? सो प्रॉपर्टी देखो डिप्रिशिएट नहीं होगी। हाँ, क्या हुआ है, अलग अलग मार्केट्स हैं हमारे कंट्री में। अगर आप सर्टन मार्केट्स देखिए जो बहुत, जिसे हम कहते हैं वो पूरा पंटिंग बाजार है, हम सट्टा लगाते हैं ना, तो वो मार्केट्स ही पंटिंग पे चलते हैं, सट्टे पे चलते हैं। जैसे गुड़गांव एक एग्जांपल मैं आपको दे दूँ मार्केट का। अब वहाँ पे सप्लाई और डिमांड के रेशियो से देखेंगे तो सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड एवरेज है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, स्केर्सिटी क्रिएट करते हैं मार्केट में। कि टॉप डेवलपर्स हैं वो स्केर्सिटी क्रिएट करेंगे कि मेरे पास माल नहीं है, स्केर्सिटी होगी, हाइप होगा तो हर्ड मेंटालिटी के थ्रू ज़्यादा बुकिंग्स हो जाएंगी, रेट अप्रिसिएशन होंगे। अब अगर आप ऐसे मार्केट्स में ले रहे हो और जब वाकई मार्केट ओवरऑल, जैसे फाइनेंशियल मार्केट्स गिर गए, स्टॉक मार्केट गिर गया, तो उस समय असलियत ऐसे मार्केट्स की बाहर आएगी।
लेकिन अगर आप जो सेट मार्केट्स देखो, जैसे आपने बॉम्बे में आपने कौन से मार्केट में देखा है कि प्राइस डिप्रिशिएट हुई है, पूना मार्केट में कौन से मार्केट में देखा है, बैंगलोर में कहाँ देखा हुआ है। सो अगर आप एक प्रॉपर्टी बायर हो और आपको लग रहा है कि ऐसी कौन सी जगह खरीदूं जहां डिप्रिशिएट ना हो प्रॉपर्टी, तो सिंपल इकोनॉमिक्स हमेशा लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पे ही चलता है। तो जब भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, सिर्फ ये सोचो कि यहाँ पे 10 साल बाद सप्लाई कितनी होगी और 10 साल बाद डिमांड कितनी होगी। अब होता क्या है, आज मुझे गोरेगांव में लेना है या अंधेरी में लेना है तो सप्लाई एग्जिस्ट ही नहीं करती है, राइट। लेकिन अगर मुझे मुंबई 3.0 में लेना है तो बहुत ज़्यादा सप्लाई है। सो एज अ बायर अगर मैं इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहा हूँ तो ऑब्वियसली मुंबई 3.0 मेरे लिए स्लाइटली रिस्कियर हो सकता है आज वर्सेस अंधेरी और गोरेगांव, सिंपल विद द डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स दैट वे। तो डिमांड एंड सप्लाई को चेक करिए। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ कैसा है वहाँ पे। बेयर मिनिमम इतना तो जाके 4 लोगों को पूछ ही सकते हैं यहाँ पानी टाइम पे आता है कि नहीं, यहाँ बिजली जाती है कि नहीं। अगर यही होने लगा तो आप ऑटोमेटिकली देखिए, बिकॉज वी आर अ कंट्री ऑफ 1.4 बिलियन पीपल एंड हम अर्बनाइजेशन की तरफ भाग रहे हैं, एकदम मैराथन और स्प्रिंट दोनों साथ में चल रहा है हमारा। सो अर्बनाइजेशन इन नेक्स्ट 30-40 ईयर्स विल कंटिन्यूज टू ग्रो। अब अर्बनाइजेशन ग्रो होगी, सिटीज़ बढ़ेंगी, बिल्डिंग्स बढ़ेंगी, तो ये ऑटोमेटिकली डिमांड कभी खत्म नहीं होने वाला है। डिप्रिसिएशन बहुत कम मार्केट्स में हुई है, अनलेस यू आर इन्वेस्टिंग इन अ पॉन्जी स्कीम और अनलेस यू आर गोइंग आउट टू सेल। बिकॉज जैसे ही आप घर बेचने निकलते हो आपको यही सुनने को मिलता है कि अभी तो मार्केट बहुत डाउन है, कम हो गया है, प्राइस कम हो गया है, लास्ट ईयर आप बेचा होता तो आपको इतना मिलता, अब तो इतना मिलेगा। आप उस समय बहुत सुनी है। हाँ, उस समय 4 नए और ब्रोकर्स पकड़िए, थोड़ा खुद का लिस्टिंग मतलब, और ये कैसे होता है कि अभी इसी बिल्डिंग में ये फ्लैट इतने में गया है तो उससे आपके फ्लैट का जो है वो मार्केट प्राइस डिसाइड हो जाता है। करेक्ट, वही है रियल एस्टेट का ब्यूटी। ये है इंडिया में कि प्योर डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, लास्ट सेल। सो हमारे लिए एमआरपी नहीं है यहाँ पे, वी हैव द लास्ट सेल प्राइस, एलएसपी बोलते हैं उसको, जो लास्ट मेरा इतने पे बिका अब मैं इस पे बेचूंगा। सो ये है। तो अगर आपको प्रॉपर्टी बेचनी है और आपको अगर मार्केट से ये सुनाई दे रहा है कि डिप्रिशिएट हो रहा है, अभी तो मार्केट अच्छा नहीं है, सिर्फ मार्केट में अगर आपकी प्रॉपर्टी सपोज आपकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 90, ठीक है, आप कभी भी ये मत, और मार्केट में आपको ब्रोकर बताया जा रहा है कि सर मैडम अभी 80 के नीचे तो 80 के आसपास ही मिलेगा क्योंकि मार्केट नहीं है, ये नहीं है। आप मार्केट में बड़े अनाउंसमेंट्स कर दो, जिस दिन 92 पे ग्राहक आए मेरे पास आ जाने का। When you go with that confidence, customer आएगा automatically. See, there is a buyer for real estate. हर एक के need, convenience के हिसाब से है, and everybody is willing to pay a premium for their convenience that way. So what has happened is secondary market. If you look at primary market है नए घर बिकना, secondary market है पुराने घर बिकना. Secondary market is controlled by a lot of middlemen, which is good if you have connected with the right people, but if you have not connected with the right set of brokers, so आपको दिक्कत आ जाएगी उसमें। राइट सेट ऑफ ब्रोकर्स पे भी आते हैं। लेकिन ये बताइए, एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मेरी बिल्डिंग में मेरे एक फ्रेंड ने घर खरीदा हुआ है। उसने खरीदा था 10 साल पहले और मैंने खरीदा उसके 10 साल बाद, बट वी बॉट इट एट द सेम प्राइस, द सेम सर्फेस, क्या होता है कार्पेट एरिया जितना भी, इट वाज एग्जैक्टली द सेम फ्लैट विच है। तो 10 साल में उसका कुछ अप्रिसिएशन ही नहीं हुआ। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रीमियम बिल्डिंग। तो ये क्या मतलब, व्हाट आर द डायनामिक्स एट प्ले हियर? सो मेरा सवाल है, उन्होंने रहने के लिए खरीदा था कि इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदा? रहने के लिए। ठीक है, उन्होंने रहने के लिए खरीदा, वो 10 साल उस फ्लैट में रहे, जो रहकर उन्होंने वसूल किया वो कॉस्ट है। मतलब इसका सिंपल आंसर है, मैं स्टॉक मार्केट में बहुत इन्वेस्ट करता हूँ, तो मैंने 10 साल पहले बजाज की जो बजाज का जो स्टॉक खरीदा था, आज वापस उसी प्राइस पे आ गया है। ओके, तो यू आर सेइंग अप एंड डाउन हुआ होगा, इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? करेक्ट। सो द मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग होती है उसी तरह। इसलिए मैंने पूछा उन्होंने रहने के लिए खरीदा कि इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदा। अगर उन्होंने रहने के लिए खरीदा है तो हर साल वो रहने का भी तो कॉस्ट उनके लाइफ में ऐड हुआ ना। सपोज वो रेंट पे रहते थे और उसका रेंट 50,000 भी महीने का भरते थे, तो साल का 6 लाख रुपया इंटू 10 साल 60 लाख रुपया उन्होंने वो भी कमाया ना उसमें, जो अपॉर्चुनिटी। व्हाट अबाउट द ईएमआईज? हाँ, सो EMIs वही है उस हिसाब से। सो दैट इज हाउ यू बैलेंस दैट थिंग। सी, यू हैव टू बी वेरी क्लियर। सी, फर्स्ट हाउस इज कंजम्पशन, right? So you're consuming that house automatically, and whether you're buying it for investment or consumption is what you have to be very clearly identify. अगर आप इन्वेस्टर हो वैसे माइंडसेट से, अभी तक बिल्डर ने जब तक जमीन पे है, अभी तक एक खड्डा भी नहीं खोदा, उस टाइम पे बाई करके पोजेशन के 1-2 साल बाद एग्जिट करोगे, मैक्सिमम पैसे बनाओगे।
that is what your game should be if you are an investor. If you are buying a house and if it is for consumption, then you are balancing. वो जब पोजीशन मिलती है उसके 1-2 साल के बाद मैक्सिमम अप्रिसिएशन होती है. मैक्सिमम अप्रिसिएशन मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स में ऐसे होती है. Okay, understood. Now let's take another example of one property that I have. जहाँ पे मैंने घर तो खरीद लिया 10 साल पहले या 12-13 साल हो गए अभी, लेकिन बिल्डिंग का कोई नाम और निशान आसार ऐसे खंडर जैसे होते हैं वैसे वो पड़ी है बिल्डिंग. इट्स कंस्ट्रक्शन स्टॉप्ड बिकॉज ऑफ सम इश्यूज विद द बिल्डर. तो उस केस में आप एज अ कंज्यूमर जिसने घर खरीदा है, व्हाट आर द लॉज एट प्ले हियर? व्हाट कैन यू डू टू सेफगार्ड की आपकी प्रॉपर्टी जहाँ पे आप सारा पैसा दे चुके हो लेकिन फ्लैट आपको मिला नहीं क्योंकि बिल्डिंग ही रुक गई? सो 10 साल पहले ऐसे बहुत सारे कंज्यूमर्स थे जिनके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिस वजह से गवर्नमेंट ने काफ़ी एक्शन लिया. अब अक्रॉस इंडिया रीरा करके रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी आ चुका है जो बिल्डर्स को एक टाइट ग्रिप पकड़ के बैठा हुआ है. जो ट्रांसपेरेंसी लाने का काम इस अथॉरिटी ने किया है जो पहले नहीं थी. पहले क्या होता था, जब आप बिल्डर को पैसे दे दो फ्लैट खरीदने के लिए, आपने उसको पैसे दे दिए, उसी समय उसको एक नई लैंड दिख गई जो बहुत इंटरेस्टिंग लैंड है. अब ये बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के पैसे उठा के वो वहाँ डाल देता था वो लैंड में, बिकॉज उसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी कोई लैंड का है. इस वजह से, और फिर गलती से शायद वो लैंड अटक गई कहीं, ये ना इसके लिए पैसे बचे ना उसके लिए पैसे बचे. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई. अब रेरा क्या करता है, एज ए डेवलपर मुझे अगर 100 रुपया मेरे बैंक अकाउंट में आता है, वो 100 रुपया 2 अकाउंट्स में स्प्लिट हो जाता है. 70 रुपीज़ एक अकाउंट में, 30 रुपीज़ एक अकाउंट में. एज ए डेवलपर मैं सिर्फ उस 30 पे ही हक रखता हूँ बाहर निकालने का. 70% आई हैव टू डेडिकेटेडली ओनली यूज इट फॉर कंस्ट्रक्शन. उसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं जो ऑडिट करते हैं. दे आर ऑल्सो इक्वली लायबल इन रेरा कि ये फंड्स राइट तरीके से यूज़ हुए हैं या मिसयूज तो नहीं हो रहे हैं. सो गवर्नमेंट हैज़ ब्रॉट अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स. लॉज और मैच्योर होना बाकी हैं, ऐसा एक अच्छा स्टेप आया है, बट फुल्ली तरीके से अभी भी मैच्योर्ड नहीं है. तो इसलिए जितना रियल एस्टेट मार्केट में ट्रस्ट बढ़ेगा, देखिए एक ज़माना था जब लोग स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा लगाते थे, फिर स्टॉक मार्केट में बहुत सारे स्कैम्स होने लगे तो लोगों ने डालना बंद कर दिया पैसा. फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ट्रस्ट बढ़ा, सेबी आया, ट्रस्ट बढ़ा, फिर अब वापस लोग स्टॉक मार्केट की तरफ बढ़े हैं. वैसा ही कुछ रियल एस्टेट के साथ है, जो बैड एक्सपीरियंसेस लोगों के साथ हुए हैं. अब रेरा आने के बाद ये ऑटोमेटिकली अब बेटर हुआ है. अब पेनल्टीज़ बहुत हैवी हैं डेवलपर्स को. पोजेशन के बाद 5 इयर्स तक मेंटेनेंस करके देना, उस वहाँ तक डेवलपर लायबल है कि मेरे पास वारंटी क्लॉजेज हैं. ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं. सो बहुत कम हो चुका है पहले से. लेकिन एज अ होम बायर अगर आप लेना चाहते हो, देखिए ख़त्म नहीं हुआ है, राइट? तो एज अ होम बायर 3-4 चीज़ें आपको देखना ज़रूरी है. आप महारेरा की वेबसाइट को कितना अच्छे से स्टडी करते हैं, और बहुत बार एज ए कंज्यूमर शायद आप में उतना नहीं होगा ये है, लेकिन मैं एक सिंपल स्टेप बताऊंगा. जहाँ पे आप 2 करोड़ 5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, 2000 रुपये और ज़्यादा खर्च करो. आप 10 प्रॉपर्टीज़ देखो और जो फाइनल 2 शॉर्टलिस्ट आपने की हैं उसके एक किसी भी एडवोकेट के पास चले जाओ कोर्ट के बाहर, उसको 2000 रुपये दो, महारेरा की वेबसाइट पे लॉगिन करो और उसको बोलो सर आप ये पूरे डॉक्यूमेंट स्टडी करो, आपका क्या ओपिनियन है, कौन सा सेफर है इन टर्म्स ऑफ दैट. ये इन्वेस्टमेंट जब आप करोगे, और इसलिए कह रहा हूँ कि किसी कभी भी डेवलपर के लॉयर से मत पूछो, खुद का जो आपके फैमिली में कोई हो, बाहर कोई हो, एक वो 2-3 हज़ार रुपये एक लॉयर को देके खर्च करो और उसका ओपिनियन लोगे, ये लैंड टाइटल क्लियर है क्या, सर्च टाइटल क्लियर है क्या. एक ये आपको एक एक्सटर्नल ओपिनियन मिल जाएगा. सेकंड, कुछ ग्रीन फ्लैग्स होते हैं, कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं. ग्रीन फ्लैग्स हैं अगर किसी भी प्रॉपर्टी पे नेशनलाइज्ड बैंक्स लोन दे रही हैं, जैसे SBI हो गया, अगर वो लोन दे रही हैं तो ये समझ के चलना कि उन्होंने बहुत रिसर्च करी है कि वो डॉक्यूमेंटेशन चेक करने में, उसी के बाद SBI जैसी बैंक लोन देगी आपको. तो ये एक ग्रीन फ्लैग है. रेड फ्लैग है कि 90 अगर डेवलपर ये कहता है कि मेरे पास सिर्फ 1 या 2 ही बैंक के ऑप्शंस है, इसी बैंक से आप लोन करवा सकते हो, ये 1 और 2, ये बड़ा रेड फ्लैग है.
अगर आप एक या okay. दो ही बैंक का सिर्फ लोन मिल रहा है, यानी उसने वो एक या दो बैंक्स को सेट करवाया है, क्योंकि एक डेवलपर को तो मैक्सिमम कस्टमर्स चाहिए, तो वो Correct. मैक्सिमम बैंक्स के एपीएफ करवा के रखेगा, जो एक डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है। तो अगर एक डेवलपर बहुत सारे बैंक्स ऑफर कर रहा है, विच इज़ अ गुड साइन, अगेन रेरा पे सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड हैं, ये बहुत अच्छा है। लैंड पे कोई लिटिगेशन है, ये भी रेरा के वेबसाइट पे मैंडेटरी है देखना, तो वो रेरा के वेबसाइट पे स्टडी करेंगे तो और बेटर हो जाएगा। ओह वाह, ये सब चीज़ें तो मुझे पता ही नहीं थी। बट ऐसे होते हैं डेवलपर्स जो ऐसा मतलब जिनका मेन धंधा जो होता है वो बिल्डिंग बनाना नहीं, लेकिन पब्लिक को फ्लीस करना होता है? हर लाइन में हर एक प्रकार के लोग होते हैं। आज पूना में हम प्रॉपर्टी बना रहे हैं, और पूना में एक नेशनल लेवल का डेवलपर है, नाम नहीं ले सकता मैं, लेकिन उनके साथ भी मिस्टेक्स हुई हैं। देखो, शायद वो इंटेंशनली ना हो, इतना बड़ा नाम है, आधा बॉम्बे उनका है, इतना बड़ा नाम है उनका, तो वो शायद इंटेंशनली नहीं होगा, लेकिन उनके साथ भी कुछ हो गया है। लेकिन अल्टीमेटली सफ़र कौन कर रहा है? कंज्यूमर सफ़र कर रहा है, राइट? तो वैसी चीज़ें आ सकती हैं बहुत सारी जगहों पे एज अ बायर, बिकॉज दिस इज योर बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ लाइफ, Correct. सो योर ड्यू डिलिजेंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट देयर। और लेट्स से कि अभी रेरा तो काफ़ी बाद में फॉर्म हुआ है, ठीक है? मेरे जैसे लोग जो बेचारे काफ़ी टाइम से फंसे हुए हैं, ऐसा ही मैंने सुना है कि कुछ लोगों को उनका सेटलमेंट तो हो जाता है, लेकिन फाइनली वो अमाउंट आता नहीं है। एंड व्हाट अबाउट केसेस व्हेन द बिल्डर डिक्लेयर्स बैंक्रप्सी? Unfortunately, there are no laws for that. That is a pure loss on that. I mean, I'm very sad to say that, but that's the part of the industry, because once they have declared themselves bankrupt, consumers are at a huge loss. Huge तो loss. बेसिकली आप मुझे ये बोल रहे हो कि मेरे करण अर्जुन आएंगे कि नहीं आएंगे मुझे नहीं पता। देखिए, मैं एज अ क्लियर एज नॉट एज अ बिल्डर बट एज अ ह्यूमन बीइंग मैं आपको यही बोलूँगा कि कीप फाइटिंग, बिकॉज टिल द टाइम, बिकॉज ऐसे केसेस में आपको यू हैव टू कीप द फॉलो। व्हाट हैपेंस इज, ऐसे केसेस में लोग वो देखते हैं कि सामने वाला कितना जल्दी थक जाता है, तो वो आपको थकाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप नहीं थके, किसी के पास भी आपका पैसा अटको, इररिस्पेक्टिव, एक डेवलपर के पास या किसी फ्रेंड ने या किसी दोस्त ने पैसा लेके रखा है, वो देखेगा ये बंदा थक कब जाता है मांगने से, सही बात है। उस दिन उसकी जीत हो गई। तो उसको जीतने मत दो, थ्रू लॉयर्स, थ्रू पर्सनल सपोर्ट, थ्रू रेफरेंसेस, थ्रू कॉन्टैक्ट्स। फाइनली जो जितना उसको रिमाइंड कराएगा, उसको सबसे पहले पैसे मिलेंगे, ये निश्चित है। ये बात आपने बिल्कुल सही कही, क्योंकि मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है प्रॉपर्टीज़ खरीदने का, एंड आई ऑल्सो एम अ लैंड ओनर फार्मर, तो वहाँ पे एक अलग ही एक्सपीरियंस है। और ये जो थकाने की आप बात कह रहे हैं, ये तो आई थिंक समटाइम्स आई फील के किस मिट्टी के बने होते हैं यार। हम तो मतलब अपना पैसा समझ के भी छोड़ दें, इतना थक जाते हैं। करेक्ट। मगर ये लोग, आई मीन देयर सो मेनी डिफरेंट अप्रोचेस दैट आई हैव यूज्ड ऑन पीपल टू गेट द मनी आउट और गेट द लैंड आउट और गेट कि भैया कुछ यहाँ पे रिस्पाइट मिले, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये बताइए कि कैसे अंदाज़ा लगाया जाए कि जिस डेवलपर के साथ आप घर खरीद रहे हैं, जिससे आप खरीद रहे हैं, वो जेन्युइन है? हाउ कैन यू इंश्योर कि, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि कई बार ऐसा होता है, मोस्टली ऐसा होता है कि आप जो घर खरीदना चाहते हैं वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन सडनली आपको एक ऐसी प्रॉपर्टी दिखती है जहाँ आप अफोर्ड भी कर पा रहे हैं, अमेनिटीज़ भी आपको सब मिल रही हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, कम्युनिटी फीलिंग आ रही है, लेकिन बिल्डर का नाम ज़्यादा सुना नहीं हुआ है। सो हाउ डू यू मेक श्योर दैट यू आर नॉट गेटिंग स्टक इन अ ट्रैप? पहला चीज़ ये देखिए कि सी इंडिया में आप बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो अपने नाम पे चलते हैं। टाटाज है, जिन्होंने अपना नाम लगाया है, बड़े बड़े कंपनीज हैं जिन्होंने अपना नाम लगाया है, और रियल एस्टेट में भी लगभग वही है कि जो रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं वो अपना नाम लगाना चाहते हैं, बड़े बड़े डेवलपर्स अपना नाम लगाना चाहते हैं। अब पहले तो नाम पे थोड़ा रिसर्च, इसलिए ये टॉपिक बता रहे हैं कि नाम पे कैसे रिसर्च करें। यानी अगर कोई एक बंदा है जो आपने जिसका नाम ही नहीं सुना है कभी, एकदम फर्स्ट टाइम है, तो पहला ऑप्शन ये है कि जिसको हम कहते हैं कि 11 नंबर की बस बहुत पकड़नी पड़ेगी आपको। 11 नंबर की बस यानी दोनों पैर उठाओ और चलो, जितना लोगों से फिजिकली बात करोगे, क्योंकि और टिपिकल 3-4 लोगों से नहीं। सी अभी रियल एस्टेट में बहुत बड़ी बड़ी एड एजेंसीज डेवलपर्स के
पार्टनर्स होते हैं, तो डेवलपर्स अब एडवर्टाइजिंग गेम बहुत अच्छा समझ गए हैं, तो इमोशंस को कैसे ट्रिगर करना है, एडवर्टाइजिंग कैसे करना है, दे नो इट वेरी वेल. सो बट वेरेज आप रेरा के वेबसाइट पे देखो, वो बिल्कुल ग्लैमरस नहीं है, एकदम प्लेन है. ब्रोशर्स देखो तो क्या फैंटास्टिक ब्रोशर्स छपते हैं, प्रिंटिंग एक से एक होती है, मॉडल्स दुबई से बन के आ रहे हैं, सब कुछ बढ़िया हो रहा है. और रेरा की वेबसाइट ब्लैक एंड व्हाइट, एकदम क्लियर. सो पॉइंट ये है कि जब अगर आप ग्लैमर में कुछ चीज़ें खरीद रहे हो, जैसे हर्ड मेंटालिटी बहुत ज़्यादा चलती है, टिपिकली क्या किया जाएगा, एक ही दिन पे सबको बुलाया जाएगा. पहले टोकन कॉन्सेप्ट होता है कि टोकन्स दिए जाएंगे, फिर बोलेंगे इस दिन लॉन्च है, आप आ जाओ, और उस दिन इतनी भीड़ देखेंगे तो आपको अंदर से इतना सॉलिड फोमो होता है, यार ये तो प्रॉपर्टी गई मेरी, बिना कुछ सोचे समझे आप चेक देना चाहते हो. तो ऐसा मत करो. सपोज आप वैसे आपको लेना भी है तो लो, लेकिन टोकन देने से लॉन्च के बीच में बहुत ज़्यादा लेग वर्क करो. 4 लोगों से पूछो, 10 लोगों से पूछो, फिजिकली जाओ. इंटरनेट इज़ द बेस्ट मीडियम फॉर दैट कि कैसे आप रिसर्च कर सकते हो उस बिल्डर के ओवरऑल रिव्यूज़ क्या हैं. दूसरा, अगर डेवलपर का नाम पहली बार सुना है तो रेरा के वेबसाइट पे हर डेवलपर का पास्ट एक्सपीरियंस भी क्लियरली आता है कि उन्होंने पास्ट में कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं या नहीं किए हैं, और वो प्रोजेक्ट्स कहीं अटके हैं कि नहीं अटके हैं. सो वो एक रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कंप्लेंट्स वगैरह भी दिखती हैं कि दूसरे रेरा में कंप्लेंट्स भी आपको क्लियरली दिख जाती हैं. मतलब दूसरे प्रोजेक्ट की कंप्लेंट्स नहीं दिखेंगी, अगर वो दूसरे प्रोजेक्ट में क्लियर्ड है तो उतना ही दिखेगा कि वो पिछला प्रोजेक्ट अच्छे से कंप्लीट किया गया है, वरना वो आएगा ही नहीं. और फिर भी अगर आपको कहीं डाउट आ रहा है, सो दो डिफिकल्ट बट यू हैव टू टेक दैट स्टेप इज नेगोशिएट योर पेमेंट टर्म्स विद द डेवलपर. के मैंने पहली बार नाम सुना है सर आपका, मैं आपको अभी इतना ही अमाउंट दूंगा. सपोज 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, फॉर अ सिंपल कैलकुलेशन सेक, मैं आपका 1 लाख रुपया अभी मैं सिर्फ एज ए टोकन अमाउंट रिजर्व करता हूँ. मुझे जल्द से जल्द सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने हैं. डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने के बाद फिर आप एक नेक्स्ट पेमेंट शुरू करिए, फिर उसके बाद थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन ऊपर आए. सो यू हैव टू मैनेज दैट ऑन अ वेरी पर्सनल लेवल इफ यू हैव दैट, मतलब उतना क्लैरिटी आपको नहीं आ रहा है तो. ओके, तो अभी मुझे ये बताइए कि लेट्स से इफ यू जस्ट वांट टू प्योरली इन्वेस्ट, तो मैंने ये बहुत लोगों को कहते हुए सुना है कि रेजिडेंशियल में मत करो, कमर्शियल में इन्वेस्ट करो, वो जल्दी अप्रिशिएट होता है. व्हाट डू यू थिंक इज अ बेटर आइडिया? सो अगेन प्योर गेम इज डिमांड एंड सप्लाई. होता क्या है, रेसिडेंशियल कि आप देखिए, आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आप किस तरह के इन्वेस्टर हो. ओके, पहला चीज, आप खुद का पैसा लगाने वाले हो कि थोड़ा बहुत लोन भी लेने वाले हो. तो कमर्शियल जब आप लेते हो तो लोन का टेन्योर अलग होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेपरेट होता है. तो ये कमर्शियल में ये दिक्कत आ जाएगी. रेसिडेंशियल में वो दिक्कत नहीं है. आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट और टेन्योर को लेके कोई दिक्कत नहीं आती है. उसमें आपको 20 साल के लिए भी लोन मिल जाएगा, वहाँ 10 साल के लिए ही मिलेगा. तो आपके EMI ज़्यादा होंगे. लेकिन coming to a very specific this thing, every market behaves very very differently. So giving you an example from Pune where I am coming from, okay, if you want to invest in residential or commercial, residential is giving you flat 4% returns, commercial is giving you 6% returns. Okay, अब वो 2% कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो चेक कर लीजिए. अगर आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी एग्जाम्पल, तो रेसिडेंशियल में आपको 30-35 हज़ार भाड़ा आएगा विच इज़ ऑलमोस्ट 4%, और यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 50 हज़ार भाड़ा आएगा साल का, 6 लाख रुपए विच इज 6%. अब ये 2% कितना इंपॉर्टेंट है आप वो देख लीजिए. उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो दोनों में से अप्रिशिएट कौन सा फास्टर होगा. ये आपको आइडेंटिफाई करना है. तो ऐसा भी होता है कि किसी लोकेलिटी में रेजिडेंशियल ज्यादा अप्रिशिएट होता है. उसके अलावा जैसे 2 BHK कम अप्रिशिएट होते हैं, 4 BHK ज़्यादा अप्रिशिएट होते हैं. तो यूनिट वाइज भी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि 2 BHK लेने वाला यूजुअली फर्स्ट टाइम होम बायर है तो उसका बजट बहुत फिक्स्ड रहता है. 4 BHK लेने वाला अपग्रेड कस्टमर है तो वो ज़्यादा खर्चा करने को रेडी है अगर उसको वहीं रहना है तो. लेकिन 2 BHK जल्दी रेंट पे जाएगा, और अगर खाली भी हुआ तो नेक्स्ट रेंटल आपको जल्दी मिल जाएगा. 4 BHK के साथ वो सारी दिक्कतें हैं कि 4 BHK रेंट पे जल्दी नहीं जाएगा, और एक बार गया लेकिन ब्यूटी ये है कि वो कस्टमर फिर 3-4 साल रहेगा. तो आइडियली बहुत सी, अगर मैं आपको वही इसी सवाल को पूछूं कि कौन सा स्टॉक लेना चाहिए, तो इट्स रिसर्च इज लैकिंग. द ब्यूटी इज बिकॉज आज इसका कोई फिक्स आंसर नहीं. आप कौन से मार्केट्स में, मुंबई 3.0 हर एक बंदा कह रहा है कि इन्वेस्ट करना चाहिए.
आप डेफिनेटली इन्वेस्ट करो, बट द रिसर्च वेरी क्लियरली सेज दैट डोंट एक्सपेक्ट मार्जिनल रिटर्न्स एटलीस्ट फॉर 10 to 15 years. So are you that long term investor? Then Mumbai 3.0 is for you. कि अगर आप वो लॉन्ग टर्म में पैसा पता है कि आप पेशेंटली पार्क कर सकते हो, उसको देख सकते हो, फिर वो ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ये 15 साल वो न्यूज़ चलेगी कि अब वो बढ़ रहा है, अब वो घट रहा है, देन यू हैव टू बी. बट लॉन्ग टर्म लैंड विल गिव यू बेस्ट रिटर्न. सो इफ यू, द एक्चुअल आंसर इज residential, commercial, but the actual answer is land. So wherever, if you are sure that the land is sorted, the papers are clear, invest in land anywhere in India. बट लैंड तो ठीक है, ये ऐसा भी बहुत से लोगों को ये दिमाग में डाउट होता है कि भाई मुझे इन्वेस्ट करना है तो मुझे म्यूचुअल फंड्स में आज की डेट में बेटर रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो फिर रियल एस्टेट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? सही बात है, बताइए आप क्यों करना चाहिए? तो अभी तो लास्ट ईयर तो गोल्ड ने ज्यादा रिटर्न्स दिया म्यूचुअल फंड से. गोल्ड, म्यूचुअल फंड, ये सारी चीजें अभी बेटर लग रही हैं. इसीलिए आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल से कि खरीदो मत, रेंट पे रहो, बिकॉज ईएमआई भी आप दे रहे हो, उसके ऊपर आप इंटरेस्ट भी इन द लॉन्ग टर्म दे ही रहे हो. करेक्ट है. वो वही चीज आप पैसा जो आप घर में डालना चाहते हो वो आप एमएफ में डालो या गोल्ड खरीदो और रेंट पे रहो. नो लायबिलिटी, जीरो लायबिलिटी, कोई आपका मेंटेनेंस कॉस्ट भी नहीं है. मेंटेनेंस इतनी हाई होती है आजकल बिल्डिंग्स की. करेक्ट है. सो इसका एग्जैक्ट आंसर मैं ये दूंगा कि आप किस प्रकार के इन्वेस्टर हो. ओके, सो आप दो प्रकार के इन्वेस्टर्स हैं आपके पास. पहला तो चंक कितना है. एक है मैं अभी तो मैंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है, तो रियल एस्टेट आपके लिए नहीं है. आप जाओ म्यूचुअल फंड में, आप हर महीने से 15,000 या 20,000 ही निकाल सकते हो, तो आपके लिए सबसे सही है SIP करना. ओके, बट क्या होता है जैसे जैसे आप मैच्योर होने लगते हो इन टर्म्स ऑफ आपके फाइनेंसेस आ जाते हैं, एक बड़ा चंक आने लगता है, ये चलना, यू स्टार्ट, आपका नेटवर्थ बढ़ने लगता है. रियल एस्टेट हैज इट्स ओन एडवांटेजेस. सो व्हाट आई एम सेइंग इज, बहुत सारे लोग मतलब जो कल्ट बिहेवियर है ना, मुझे थोड़ा उससे प्रॉब्लम है कि जो म्यूचुअल फंड वाले वो बोलेंगे 100% म्यूचुअल फंड ही करो, रियल एस्टेट वाले बोलेंगे 100% रियल एस्टेट ही करो, फिर तो ऐसे बिटकॉइन वाले बोलते हैं सब बिटकॉइन ही करो. सो द प्रॉब्लम इज द कल्ट बिहेवियर, राइट? एज अ बैलेंस्ड इंडिविजुअल, जो सिंपल फाइनेंस 101 है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. तो आप इक्वली डिवाइड करते रहो. वैसे ही सारा पैसा म्यूचुअल फंड में रहेगा तो भी रिस्की है, सारा पैसा गोल्ड में रहेगा तो भी रिस्की है. सो आई विल टेल यू व्हाई रियल एस्टेट और व्हेन यू शुड इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट इज दिस थिंग. पहला, आप बहुत स्टेबिलिटी चाहते हो. यानी स्टेबिलिटी का अर्थ, अब मैं ये घर पे रहने वाली स्टेबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ. यू वांट स्टेबिलिटी विथ योर मनी, दैट ये अब फिक्स तरीके से ग्रो होता रहे और साथ ही साथ रेंटल भी मिले और ये भी मिले. तो मनी इज रियल एस्टेट इज अ फैंटास्टिक पैसिव इनकम गिवर that way. So your objective is less volatility and a fixed passive income. Real estate, particularly a commercial investment, is very good. Second, it's very traditional in terms of this thing कि क्या होता है, आप देखो सालों से लोग करते आ रहे हैं, राइट? करते आ रहे हैं. अब नुकसान वाइज स्टॉक मार्केट में ज्यादा नुकसान हुआ है कि रियल एस्टेट में नुकसान हुआ है फ्रॉम आउटर वर्ल्ड? टेक्निकली आप ये बोलोगे कि हाँ स्टॉक मार्केट बढ़ा भी बहुत ज्यादा है, घटा भी बहुत ज्यादा है, लेकिन ना रियल एस्टेट बहुत ज्यादा बढ़ा है ना बहुत ज्यादा घटा है. सो इट्स वेरी सेफ इन टर्म्स ऑफ दैट. सो इफ आई हैड 100 rupees टुडे, I would definitely bet not more than 30-35 rupees on real estate, but I'll invest my another 65% in my other instruments and other asset classes. So ideally, right balance should be there, and that is where real estate is required. Now coming back to people who really want to settle down, like जैसे हमारी mentality होती है कि हम पहले पढ़ाई खत्म करेंगे, उसके बाद हम जॉब करेंगे, फिर घर खरीदेंगे, शादी करेंगे, बच्चे करेंगे. ऐसे लोगों को जिन्हें सेटल होना है और घर खरीदना है टू स्टे, व्हाट आर द अमेनिटीज दैट दे शुड प्रैक्टिकली बी लुकिंग आउट फॉर? एंड ऑल्सो सेकेंड क्वेश्चन विच इज़ अ पार्ट ऑफ दिस इज कि हस्बैंड का जॉब एक्स पार्ट ऑफ द सिटी में है, वाइफ का जॉब इधर है और बच्चे का स्कूल कहीं और ही है. तो ये बेचारे क्या करें, अभी घर किधर खरीदें? बिकॉज बहुत से पेरेंट्स अपना सब कुछ साइड में रख के स्कूल को प्रायोरिटाइज कर देते हैं कि स्कूल यहाँ है, मैं यहाँ खरीदूंगा, मैं यहाँ से कम्यूट करूंगा रोज इधर, मैं यहाँ जाऊंगी रोज इधर, फिर हर चीज में भागदौड़ हो रही है. सो व्हाट इज द बेस्ट डिसीजन फॉर पीपल लाइक दीज एंड व्हाट आर द अमेनिटीज दे शुड लुक आउट फॉर? सो ये समझिए कि जितने ज्यादा अमेनिटीज उतने ज्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट. सो आप कितना भरने के लिए रेडी हो? आजकल ऐसा है कि सोसाइटीज में 40-50 हज़ार रुपये मेंटेनेंस कॉस्ट भी नॉर्मल हो गया है इन लग्जरी सोसाइटीज, राइट? सो अंडरस्टैंड दैट इज योर cost of convenience that you are paying for your family.
So question is how much you are willing to pay. Identify that because that is what your recurring cost is. स्विमिंग पूल एज अ डेवलपर मैंने 550 फ्लैट्स का स्कीम बनाया है. एज अ डेवलपर एकदम सच बोलता हूँ, मैं स्विमिंग पूल नहीं बनाऊँ ना तो मेरा माल नहीं बिके इसलिए बनाता हूँ. लेकिन उसको यूज करने वाला कोई है ही नहीं. हम खुद उस बेचारे स्विमिंग पूल को देखते रहते हैं, बोलते हैं यार कोई तो आ जाए कि हमने बनाया है, कोई तो आ जाए. बट नॉट मोर देन 12 to 15% ऑफ द इंटायर सोसाइटी एवर यूजेस स्विमिंग पूल. सो दिस इज अ टोटल स्नॉब अपील. मतलब जो स्नॉब वैल्यू है वो उसको. जिम भी हम जब बनाते हैं तो 20-22% एवरेज रहता है. एवरेज मीन्स हमने लिटरली डेटा रिकॉर्ड किया है. Okay. जे कि एक बंदा महीने में 6 बार आए तो मैं उसको रेगुलर पकड़ता हूँ. ओके. एक बंदा महीने में 6 बार आए उसको तब जाके मैं रेगुलर पकड़ता हूँ. और ऐसे मेरे पास रेगुलर जो लोग होते हैं जिम वाले वो 8% के ऊपर क्रॉस नहीं करते मेरे इंटायर सोसाइटी में. ओके. So understand whether will you use it or not use it. And but what will be limited in future is your open space. So and what your kids need is open space. ओके. तो उनको दौड़ने के लिए जगह चाहिए, उनको खेलने के लिए जगह चाहिए. आज पहले ही एज अ डेवलपर पार्किंग की इतनी दिक्कत है कि पहले तो बिना पार्किंग के फ्लैट नहीं बेच सकते हम, तो हमको ओपन स्पेस कहाँ बनाएंगे. तो बेस्ट इज ना स्विमिंग पूल ज़रूरी है ना जिम ज़रूरी है. सिर्फ इतना देखो ओपन स्पेस मिल रहा है कि नहीं बच्चे को, कि अगर शाम को 6 बजे बच्चा नीचे जाके अपने 20-25 दोस्तों के साथ खेलने जाए तो उसको दौड़ने के लिए सफिशिएंट स्पेस है क्या, उतना आप देखें. उसके बाद एक बार बच्चा लेट टीन्स में आ जाता है, व्हेन ही इज अबाउट 15, 16, 17, इफ ही वांट्स ही विल गो टू अ जिम आउटसाइड योर सोसाइटी, इफ ही वांट्स ही विल गो फॉर स्विमिंग क्लासेस, इफ ही विल डू एवरीथिंग ही वांट्स, राइट. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमिनिटी इज ओपन स्पेस विच इज बहुत कम होते जा रही है और आगे चल के फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स में वो नहीं दिखेगी. तो if you're getting a project which has good open space, immediately ले लेना चाहिए. If you are amenity wise, that's the best. ओके, ठीक है. दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट एक्चुअली, बिकॉज हम लोग बहुत ल्योर हो जाते हैं ये पूल और जिम और क्लब हाउस वगैरह देख के. हमारी बिल्डिंग में तो कैफेटेरिया भी प्रॉमिस किया गया था, हमें मिला नहीं है आज तक वैसे, और मेंटेनेंस फिर भी काफ़ी हाई है. बट माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जब हम घर खरीदते हैं तो काफ़ी सारी और आजू बाजू की कॉस्ट्स बड़ी होती हैं. स्टैम्प ड्यूटी भी होती है, रजिस्ट्रेशन होती है, अगर रीसेल फ्लैट है तो वो ट्रांसफ़र चार्जेस भी होते हैं. इन सब को ध्यान में रखना कितना ज़रूरी है? सी देखिए, वो कहते हैं ना कि जब बारात निकलती है तो बाराती खाएंगे. हाँ. राइट. तो वैसे ही जब घर बनता है ना तो बाराती खाते हैं. और मिस्टर निरंजन हीरानंदानी ने कहा था कि एक घर के पीछे 40 to 50% तो गवर्नमेंट के फीस है, वैल्यूज है, सब कुछ है. तो बाराती तो खा रहे हैं, राइट. आपको आइडियली ये चेक करना है कि पहले, बहुत सिंपल इकोनॉमिक्स है, अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन ले रहे हो तो 5% GST आप एज ए कंज्यूमर दोगे. अगर आप रेडी पोजेशन खरीदोगे तो वो 5% GST नहीं लगता है. अब सिंपल एक प्रॉपर्टी को चेक करिए कि जब वो अंडर कंस्ट्रक्शन में है तो आपको लगता है क्या कि ये ओवर 10% एप्रिशिएट करेगी बाय द कंस्ट्रक्शन टाइम, तो अभी 5% GST देना सही है. ओके, बिकॉज ये बाद में अप्रिशिएट कर जाएगी. बट आप 10% पे भी आपका डेल्टा इतना स्ट्रांग नहीं है, यानी आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे ही रहेंगे. जब तक वो 20-25% अप्रिशिएट नहीं कर जाती तब तक आपका GST प्लस इंटरेस्ट का ये कॉस्ट निकला ही नहीं. राइट. दूसरा, आपको कॉस्ट जो गवर्नमेंट के हैं वो 12% से ज़्यादा नहीं है. 7% स्टैम्प ड्यूटी है, कुछ सिटीज़ में 6 होगा. हाउस वाइफ्स सिर्फ लेडीज़ के नाम पे लेते हैं तो 6 है. कहीं कहीं अलग अलग जगह के अलग अलग रूल्स है, कहीं 8% है, कहीं 5% है. वो स्टैम्प ड्यूटी प्लस GST मिला के 12-13% के आसपास नहीं. सबसे बड़ा जो बाराती है एक घर खरीदने में वो सेकंड है बैंक. ओके. अब आप क्या करते हो, 1 करोड़ के घर पे जब आप 80-90 लाख रुपए लोन ले लेते हो एंड इफ यू repaid in 20 years तो वो 80-90 लाख पे 80-90 लाख एक्स्ट्रा दे दिया आपने, राइट. सो व्हेन यू आर बाइंग अ हाउस you should have a plan कि how would I actually kill this EMI or kill this loan in 7 to 8 years, and only then that home would be financially viable for you. So आजकल बहुत सारे, suppose if you are a businessman,
और आपके पास यूजुअली वर्किंग कैपिटल पड़ा रहता है और आप एक घर खरीद रहे हो, तो आज बैंक के पास कुछ बैंक्स के पास स्मार्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे एसबीआई के पास एक प्रोडक्ट है जिसे मैक्स गेन कहा जाता है। आपने 1 करोड़ का लोन खरीदा और आप बिजनेसमैन हो, आपके वर्किंग अकाउंट में कैपिटल में पड़ा रहता है बैंक, कभी 50 लाख पड़ा है, कभी 30 लाख पड़ा। अब क्या करो, ये पैसा उठा के उस अकाउंट में डाल दो। जितना पैसा आपके उस अकाउंट पे पड़ा है उस पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा आपको। सो ऐसे स्मार्ट प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करो। एवरी थर्ड मंथ एम फॉर 2 EMIs. So every year you are paying 4 EMIs extra. You are saving on interest costs are huge that way. बीच में कोई बड़ा बोनस आया, कुछ बड़ा चंक आया, डाल दो उसमें। सो ओनली दिस विल बिकम इफेक्टिव ऑन मेनी थिंग्स। बाकी ट्रांसफर प्राइसिंग का जो आपने सवाल पूछा, तो गवर्नमेंट स्टैम्प ड्यूटी हर जगह आएगी ही आएगी। सवाल ये है कि आप सोसाइटी के एनओसी चार्जेस चेक कर लो, और वो एनओसी चार्जेस कौन पे कर रहा है। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है उसके बायलॉज में उसके एनओसी चार्जेस आते हैं क्लियरली, कि कितने, जब आप फ्लैट बेचोगे तो कितने एनओसी चार्जेस हैं। वो चार्जेस आपके बायलॉज पे हैं तो देने हैं, अगर वो नहीं है तो वो बिल्कुल नहीं देने हैं, वो निगोशिएट करना है आपको। ये सारी चीजें देखनी है। कौन से लोकेशन पे आपका सवाल था कि फ्लैट लेना चाहिए। अब मेरे पास आते हैं ऐसे कपल्स आते हैं जो बोलते हैं कि सर मैं तो ईस्ट साइड ऑफ द टाउन काम करता हूँ और मेरी वाइफ वेस्ट साइड ऑफ द टाउन काम करती है, तो कहाँ लूँ। तो अलग अलग कपल्स की कैटेगरी है, मैं आपको बताऊंगा। एक कैटेगरी जिसको हम कहते हैं डिंक्स। व्हाट इज डिंक्स? डबल इनकम, नो किड्स। अब ये वाले लोग हैं जो अभी तक स्टेबल नहीं हुए हैं, राइट? मतलब दे कैन एक्सप्लोर लाइफ, दे कैन एक्सप्लोर वर्क, दे कैन एक्सप्लोर करियर, सो दे कैन मूव। सो आई थिंक सो यू कैन स्टिल इवैल्यूएट एंड वेट फॉर सम टाइम, राइट? Now question is, once you have kids, okay, now who is the primary parent for that kid today in the house? In many cases it is the wives, and many cases it is husbands also today. So right, so it is equal now. So question is, who is the primary parent? So suppose in this case the husband is the primary parent of the child, in terms of he takes the responsibility of he going to school, picking up from him school and all. So whoever is the primary parent, whatever is convenient for the primary parent and the kid, the first priority is that. Okay. Then the one who has floating careers, or somebody who is traveling a lot because of their careers and all, they have to, or they should sacrifice that way, and that makes a lot of sense. I have seen families growing together. हाँ, अभी जैसे बहुत सारे लोग एयरपोर्ट के पास घर लेना चाहते हैं, लेकिन हस्बैंड और बच्चे का स्कूल कहीं और है, एंड इफ दे आर ट्रैवलिंग, दैट सैक्रिफाइस एड्स बिकॉज दे आर मोर कन्वीनियंट इंटायर डे। इट्स जितना बच्चा आज, I mean, if I give you 10 years statistics, 10 साल पहले an average kid was traveling for 40 minutes a day. Today it is 1 hour 30 minutes a day. True. He's traveling. Now somebody who is above 18 or above 20 and he is healthy, fit, mentally strong, he can travel. But a kid should not travel so much, and he should not spend his childhood traveling so much. Correct. Right? So the priority should always be him. Absolutely. अब ये बताइए कि इतनी सारी बातें हमने की, जो इंसान पहली बार लाइफ में घर खरीद रहा है, ओके, व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स दैट यू सी पीपल मेक व्हेन दे डू दैट, टेक दैट बिग डिसीजन फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर लाइव्स? Okay, so I think so the what has happened is there are various types of people. The first thing is, as a developer, I have seen people doing these mistakes when people come and buy, is you have not thought it through. थॉट इट थ्रू का मतलब, घर पे चाय पे हमें घर खरीदना है, वाइफ आके चिढ़ रही है कि क्या रेंट के मकान में रह रहे, चलो कब खरीदेंगे, ससुर जी का प्रेशर है इसलिए घर खरीद रहे। नहीं, पहले आप अपने होम बाइंग रिक्वायरमेंट को डॉक्यूमेंट अच्छे से कर लो। डॉक्यूमेंट अच्छे, कुछ सवाल आपको पहले पूछने चाहिए, आपको कितनी ज़रूरत है, ठीक है? एन एवरेज इंडियन अभी एक सिंगल बंदा एवरेज 400 स्क्वायर फुट के घर में रहता है इंडिया में। एक पर्सन की मैक्सिमम रिक्वायरमेंट, वो घर पे नाचे कूदे दौड़े कितना भी काम करे, उसकी 1200 स्क्वायर फीट पर पर्सन के ऊपर तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है। बच्चों की भी कितना भी आप कर लो, बिकॉज दैट्स एन आइडियल स्पेस। नाउ व्हाट हैपेंस इज, अगर आप 3 लोगों के लिए घर खरीद रहे हैं तो कितना भी पैसा हो, आप लग्जरी है, बहुत कुछ है, 3600 स्क्वायर फीट के ऊपर आपने लेना ही नहीं चाहिए आइडियली। नाउ दैट इज योर नीड, उससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। अब क्वेश्चन है, आप स्नॉब अपील के लिए, अपने स्टेटस के लिए ले रहे हो, दैट्स फाइन, दैट्स योर एस्पिरेशन, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर स्टिल फुलफिलिंग देयर नीड्स।
So you're यहाँ पे saying 1200 square feet per person is मतलब maximum, आप सुखी, बिल्कुल सुखी मतलब जीवन उसमें. हाँ, अलग अलग आर्किटेक्ट्स ने रिसर्च किया है, ठीक है. इंटीरियर डिजाइन, उससे ज्यादा आपको जरूरत ही नहीं है. तो पहले तो आप कितने लोग हो, ठीक है. दूसरा, मैंने बहुत बार ना ओपन टॉक्स करते हुए नहीं देखा है फैमिलीज को कि उस टाइम पे, एक बार मैं एक बहुत अच्छा किस्सा सुनाता हूँ कि एक बंदा आया था मेरे पास 3 BHK लेने के लिए. बजट उसका 2 BHK का भी नहीं बैठ रहा था. हाँ. तो भी वो स्ट्रेच कर रहा था, इधर उधर से लोन ले रहा था. तो मैंने पूछा, भाई क्यों फिर तू 2 BHK लेना, हाँ. 3 क्यों ले रहा है? तो बोलता है, मुझे श्योर नहीं है मेरे पापा मेरे साथ आएंगे कि नहीं रहने, तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा. मैं कैसे पूछूं कि आप आओगे कि नहीं आओगे रहने? तो मैं अगर मैं 2 BHK ले लूंगा तो वो समझ जाएंगे कि ये तो रहने ही नहीं देना चाहता मुझे, और मेरे को पता भी नहीं वो आएंगे कि नहीं. अब इतने, मतलब आप सोचिए आज के जमाने में, बिकॉज किड्स cannot talk openly, wives cannot talk openly, lot of people cannot talk openly, and that is why the needs are not, मतलब वो exact आप डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हो नहीं कि कर आपकी पा रहे कि actual क्या requirement है. क्या. तो अब ऐसे चीजों पे आप क्या कर लेंगे ना, वो ओवरऑल अपने बजट को स्ट्रेच कर रहा था, विच इज नॉट राइट. सो ये पहले तो ओपन टॉक्स. फिर आपको ना देखो, शाहरुख खान का एक सुना था हमने कि घर हमेशा ना थोड़ा औकात से ज्यादा लेना चाहिए. कि जब उन्होंने मन्नत खरीदी थी तब भी वो कह रहे थे कि ये थोड़ा मेरे औकात से ऊपर है, इसलिए मैं ले रहा हूँ. तो थोड़ा, तो देखो, हम और हिंदू माइथोलॉजी में भी ये कहावत है कि जब आप कुछ भी धरती का लेते हो, जो धरती यानी एसेट लिया आपने, घर लिया, लैंड लिया, तो कम से कम 21 दिन आप अच्छे से नहीं सोओगे. यानी क्या होगा, थोड़ा नींद डिस्टर्ब होता है ना. अरे मैंने बड़ा डिसीजन लिया है, घर लिया है, तो कोई एक रात होगा, अभी पोजीशन मिलने को 3 साल है, कोई एक रात आपको टेंशन आ जाएगा, कल की EMI है तो कैसे भरूंगा. तो वो देखो, वो रिस्क नेचुरल है, वो डर आना, फियर आना नेचुरल है. और आप एक एसेट खरीद रहे हो तो थोड़े दिन तो नींद खराब होगी, लेकिन जब वो एक बार एसेट बन जाएगा, जो लाइफ में एक ही बार बनेगा अच्छे से, तो उसके बाद बहुत अच्छा लगेगा. तो पहले आप अपना स्पेस आइडेंटिफाई कर लो. सेकेंड, आप अपना फाइनेंसिंग आइडेंटिफाई कर लो. आइडियली 20% बैंक्स कहती हैं, लेकिन 30% तक जब तक आपके पास उस घर का पैसा नहीं है, इट डज नॉट मेक सेंस कि आप उसको घर लो. तो अगर 1 करोड़ का घर ले रहे हो तो 30 लाख तो खुद के होने चाहिए. तो वो आपने फाइनेंसिंग. दूसरा, जितना आपका EMI है, EMI should not be more than 60, 65, 70% of your monthly income, of the family income, यानी इंक्लूडिंग हस्बैंड वाइफ के दोनों का इनकम के हिसाब से. उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ज़्यादा आप हैप्पीली पीसफुली कर पाओगे अच्छे से. दूसरा, आप लोन को 7 to 8 ईयर्स में कैसे कंप्लीट करोगे, उसका स्टार्ट में प्लान होना चाहिए आपके पास कि जब मुझे ये बोनस आएगा, ये अप्रेजल आएगा, ये चीज़ें आएंगी, तो ये फंड्स यहाँ डाइवर्ट होंगे. तो ये जब आप 2-3 चीज़ें खरीदोगे, उसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन कैसे आप वेरीफाई करते हो, रेरा को कैसे स्टडी करते हो, 11 नंबर की बस कैसे पकड़ते हो, फिजिकल सर्वे कितना करते हो, प्राइमरी सर्वे कितना करते हो. उस बिल्डर ने, पुराने सोसाइटी दिया है, जाओ उधर बिल्डिंग के बाहर खड़े हो जाओ, 4 लोगों से पूछो डेवलपर ने अच्छा बर्ताव किया था कि नहीं. बिकॉज छवि, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, दुनिया में कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जहां पे पैसा आप आज दो और प्रोडक्ट 4 साल बाद मिलेगा. आपको कार खरीदनी है, लग्जरी से लग्जरी कार भी खरीदनी है, वेटिंग पीरियड 1 साल. बाकी तो आजकल बाकी कार्स तो ऐसा, पैसा तो शाम को डिलीवरी ले जाओ. गोल्ड खरीदना आज, पैसा तो शाम को ले जाओ. देयर इज नो अदर इंडस्ट्री. सो दैट 4 years ऑफ एंजाइटी जीने से अच्छा उस सर्वे विल हेल्प यू टू टेक दैट डिसीजन कॉन्फिडेंटली. करेक्ट. थैंक यू सो मच. आपने बहुत वैल्यूएबल इनसाइट्स दिए हैं. एंड आई जस्ट वांट टू लीव माय ऑडियंस विद द थॉट कि घर खरीदना या रेंट पर रहना is a decision that only you can take, and it is घर खरीदना is not just an investment, especially in India जहाँ पे हम लोग close knit families होती हैं, जहाँ पे हमें अपना roots जो है हमारे लिए बहुत important होते हैं. We don't like to move around so much during our lives, during our careers. We like settled lives. तो एक settled जगह जिसे आप अपना घर कह सकें is very important for us. Whether that house has to be rented or bought is completely your decision, which depends on so many different factors, which are personal, as well as, you know, keeping your whole family into consideration, taking them into account, having these important conversations first with yourself, then with your family, before you actually have it with the broker or the builder. Extremely important.
एंड आई थिंक रिलेशनशिप विद बिल्डर्स तो वो भी थोड़ी वॉलेटाइल रहेंगी, लाइक यू सेड हमेशा रहेंगी। इंडस्ट्री का नेचर ही वैसा है, वैसा। क्योंकि बिल्डर के भी अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, एंड इतने बड़े लेवल पे जब कोई बिजनेस करता है तो प्रॉब्लम्स भी उस लेवल की होती हैं. सो दैट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. बट आई जस्ट वांट टू लीव यू विद दैट थॉट, एंड ऑन अ हैप्पी नोट कि मैंने अभी रिसेंटली अपना EMI जो है वो ख़त्म किया. अभी हमारा जो एसेट है वो उधार की जिंदगी नहीं है, अब वो हमारा हो चुका है. सो वी आर really happy. At the same time, there is also one flat which is dangling. Like I said, Karan Arjun आएंगे कि नहीं कोई idea नहीं है. So these things happen. But I hope you like this conversation. And if you have any questions, please put them down in the comments. Don't forget to like it, share, and don't forget to subscribe to the channel. You're watching Being Woman with Chavi and Candid Confessions with Chavi. So this is both of us signing out. Love and peace from us to you.